एक चिड़िया के बच्चे को उड़ना सिखाने की जरूरत नहीं होती, ये साबित कर दिया है प्रियंका गांधी वाड्रा ने। मैं आपसे पूछती हूँ, आपको एक विषय दे दिया जाए और उसके ऊपर आपको बोलने के लिए कहा जाए, और यदि पार्टिसिपेंट्स में, वक्ताओं में आपका नंबर पहला हो, तब निश्चित ही आपको अपना भाषण बाय ओन मतलब खुद ही तैयार करना पड़ेगा। क्योंकि आपका नंबर पहला है, इसलिए आपके पहले किसी का भी भाषण नहीं हुआ होगा। जाहिर सी बात है कि आपने किसी का भी भाषण नहीं सुना होगा। मेरा कहने का मतलब है कि यदि आपका नंबर पहला नहीं होता है, दूसरा होता है या तीसरा होता है, तो आप पहले के पार्टिसिपेंट्स के, वक्ताओं के भाषण सुन चुके होते हैं। अब पूर्व वक्ताओं के भाषण सुनने से आखिर होता क्या है? अपना भाषण तैयार करने के लिए, अपना कंटेंट तैयार करने के लिए आपको एक बेस मिल जाता है, क्योंकि पूर्व वक्ता जो भी कहते हैं उसमें से आप कुछ कंटेंट को पिक करते हैं। उसी कंटेंट के ऊपर आप अपनी राय भी देते हैं और साथ में कुछ नया कंटेंट भी शामिल करते हैं। अपने भारतीय संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर संसद में, लोकसभा में संविधान के ऊपर चर्चा चल रही है। हम सभी जानते हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड से नवनिर्वाचित सांसद है। अब यूं तो वे नवनिर्वाचित सांसद हैं, लेकिन चूंकि वे गांधी परिवार से ताल्लुक रखती हैं, इसलिए राजनीति उनकी हमेशा से ही पृष्ठभूमि रही है। इस वीडियो में मैंने प्रियंका गांधी का, राहुल गांधी का और प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण उसी ऑर्डर में रखा है जिस ऑर्डर में उन्होंने लोकसभा में, संसद में अपनी स्पीच को बोला था। प्रियंका गांधी वाड्रा ने शुक्रवार यानी कि 13 तारीख को अपनी बातों को रखा था संसद में। वहीं राहुल गांधी ने 14 तारीख शनिवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पहले अपनी बातों को रखा था। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था। तो सुनते हैं कि प्रियंका गांधी क्या कहती हैं। सबसे पहले जो सुरक्षा कर्मी, जो जवान अफसर 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा के लिए शहीद हुए, उनके प्रति मैं श्रद्धांजलि व्यक्त करना चाहती हूँ। महोदय, हजारों साल पुरानी हमारी देश की, धर्म की एक पुरानी परंपरा रही है। ये परंपरा संवाद, चर्चा की रही है। एक गौरवशाली परंपरा है जो दर्शन ग्रंथों में, वेदों में, उपनिषदों में दिखती है। वाद विवाद और संवाद की हमारी पुरानी संस्कृति है। अलग अलग धर्मों में भी, इस्लाम में, सूफियों में, बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में, सिख धर्म में भी ये वाद, संवाद, ये चर्चा, बहस, इसकी संस्कृति रही है। इसी परंपरा से उभरा हमारा स्वतंत्रता संग्राम। हमारा स्वतंत्रता संग्राम विश्व में एक अनोखा संग्राम था, एक अनोखी लड़ाई थी जो अहिंसा और सत्य पर आधारित थी। ये वाद संवाद की जो परंपरा है, इसको इस संग्राम ने आगे कैसे बढ़ाया? क्योंकि ये जो संग्राम था, ये जो लड़ाई थी हमारी आज़ादी के लिए, एक बेहद लोकतांत्रिक लड़ाई थी। इसमें देश के किसान, देश के जवान, देश के मजदूर, देश के अधिवक्ता, देश के बुद्धिजीवी, चाहे किसी भी जाति के हों, चाहे किसी भी धर्म के हों, चाहे किसी भी भाषा को बोलते हों, सब इस स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए। सब ने हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। और उसी आज़ादी की लड़ाई से एक आवाज़ उभरी जो हमारी देश की आवाज़ थी। वो आवाज़ ही आज हमारा संविधान है। साहस की आवाज़ थी, हमारी आज़ादी की आवाज़ थी, और उसी की गूंज ने हमारे संविधान को लिखा और बनाया। ये सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है। बाबा साहेब अम्बेडकर, मौलाना आज़ाद जी, राजगोपालाचारी जी और जवाहरलाल नेहरू जी और उस समय के तमाम नेता, जैसे आपने कहा, इस संविधान को बनाने की जो कार्य में सालों के लिए जुटे रहे। हमारा संविधान इंसाफ, उम्मीद, अभिव्यक्ति और आकांक्षा की वो जोत है
जो हर हिंदुस्तानी के दिल में जलती है। अध्यक्ष महोदय, इस ज्योत ने हर एक भारतीय को ये पहचानने की शक्ति दी कि उसे न्याय मिलने का अधिकार है, कि उसमें अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने की क्षमता है, कि जब वो आवाज उठाएगा तो सत्ता को उसके सामने झुकना पड़ेगा। इस संविधान ने हर एक देशवासी को ये अधिकार दिया कि वो सरकार बना भी सकता है और सरकार बदल भी सकता है। ये ज्योत जो हर हिंदुस्तानी के दिल में जलती है, उसने हर हिंदुस्तानी को ये विश्वास दिया कि देश की संपत्ति में, देश की दौलत में, संसाधनों में उसका भी हिस्सा है, कि उसे एक सुरक्षित भविष्य की उम्मीद का अधिकार है, कि देश बनाने में भी उसकी भागीदारी है। उम्मीद और आशा की ये ज्योत मैंने देश के कोने कोने में खुद देखी है। उन्नाव में मैं एक रेप पीड़िता के घर गई, उसे जलाकर मार डाला था। वो शायद 20-21 साल की होगी। हम सब के बच्चे हैं। हम सोच सकते हैं कि अगर हमारी बेटी के साथ बार बार बलात्कार हुआ और फिर जब वो अपनी लड़ाई लड़ने के लिए गई तो उसको जलाकर मार डाला गया होता तो हम पर क्या बीतती। मैं उस बच्ची के पिता से मिली। उसके खेत जलाए गए थे, उसके भाइयों को पीटा गया था, उसके पिता को बाहर से, घर के बाहर घसीट कर मारा गया था। उस पिता ने मुझे बताया कि बेटी, मुझे न्याय चाहिए। मेरी बेटी अपने एफआईआर को दर्ज करने के लिए जब जिले में गई तो उसको मना किया गया, अगले जिले में जाना पड़ा उसे। वो रोज सुबह 6 बजे उठकर तैयार होकर अकेली अपने मुकदमे को लड़ने के लिए अगले ज़िले में ट्रेन से जाती थी। उसके पिता ने मुझे कहा कि मैंने उससे कहा, बेटी अकेले मत जाओ, छोड़ दो ये लड़ाई। लेकिन उसकी बेटी ने उसको जवाब दिया कि नहीं पिताजी, मैं अकेली जाऊंगी, मैं लड़ूंगी, ये मेरी लड़ाई है, मैं इसको लड़ूंगी। ये लड़ने की क्षमता, ये हिम्मत उस लड़की को और करोड़ों भारत की नारियों को हमारे संविधान ने दी। आगरा में मैं अरुण वाल्मीकि के घर गई। अरुण वाल्मीकि पुलिस स्टेशन में काम करता था, सफाई का काम करता था। आप सोच सकते हैं हमारी तरह उसका भी परिवार था। नई नई शादी हुई थी, 2-3 महीनों का बच्चा था। पुलिस स्टेशन में चोरी हो गई। चोरी का इल्ज़ाम उस पर लगाया गया। उसके पूरे परिवार को उठाकर पुलिस स्टेशन में ले गए। आप हंस रहे हैं, लेकिन ये गंभीर बात है। और क्या गंभीर बात। शर्म करो, शर्म। अरुण वाल्मीकि को पीट पीट के मार डाला, उसकी बीवी को पीटा, उसके पिता के नाखून निकाले, उसके पूरे परिवार को पीटा गया। जब मैं उस जवान महिला से मिलने गई जो अभी अभी विधवा हुई थी, तो उसने मुझे कहा कि दीदी, हमें सिर्फ एक चीज़ चाहिए, हमें न्याय चाहिए और हम इस न्याय के लिए लड़ते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये हिम्मत उस महिला को हमारे संविधान ने दी। संभल के कुछ लोग आए थे हमसे मिलने जो मृतकों के परिवार के सदस्य थे। उसमें 2 बच्चे थे, अदनान और उजैर। आप सुनिए। उसमें 2 बच्चे थे, अदनान और उजैर। एक बच्चा मेरे बच्चे की उम्र का है, दूसरा उससे छोटा 17 साल का है। दर्जी के बेटे थे। दर्जी का एक ही सपना था कि वो अपने बेटों को पढ़ाएगा, लिखाएगा। एक बेटा डॉक्टर बनेगा, एक बेटा भी सफल होगा दूसरा बेटा भी अपने जीवन में सफल होगा। उनके पिताजी हर रोज उनको स्कूल छोड़ते थे। उस
दिन भी स्कूल छोड़ने के बाद अपनी दुकान में चले गए। उन्हें पता नहीं था कि विवाद हो रहा है। उन्होंने भीड़ देखी, घर आने की कोशिश की तो पुलिस ने गोली से मार डाला। वो 17 साल का बच्चा अदनान मुझसे कहता है, वो 17 साल का बच्चा अदनान मुझसे कहता है कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बन के दिखाऊंगा, मैं अपने पिता का सपना साकार करूंगा। ये सपना, ये आशा उसके दिल में हमारे संविधान ने डाली। अध्यक्ष महोदय, हमारे देश के करोड़ों देशवासियों के संघर्ष में, अपने अधिकारों की पहचान में, इनकी कठिन से कठिन परिस्थितियों से लड़ने की अपार हिम्मत में और देश से न्याय की अपेक्षा में हमारे संविधान की ज्योत जल रही है। मैंने हमारे संविधान की ज्योत को जलते हुए देखा है और इसके साथ साथ ये भी समझा है कि हमारा संविधान एक सुरक्षा कवच है, एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो देशवासियों को सुरक्षित रखता है, न्याय का कवच है, एकता का कवच है और अभिव्यक्ति की आज़ादी का कवच है। दुख की बात यह है कि मेरे सत्ता पक्ष के साथी जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इन्होंने इन 10 सालों में ये सुरक्षा कवच, सत्ता पक्ष के मेरे साथियों ने ये सुरक्षा कवच तोड़ने का पूरा प्रयास किया है। संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का वादा है। ये वादा एक सुरक्षा कवच है जिसको तोड़ने का काम शुरू हो चुका है। लैटरल एंट्री और निजीकरण के जरिए ये सरकार आरक्षण को कमजोर करने का काम कर रही है। अगर लोकसभा में ये नतीजे नहीं आए होते तो ये संविधान बदलने का काम भी शुरू कर लेते। सच्चाई ये है अध्यक्ष महोदय कि आज संविधान बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस चुनाव में इनको पता चल गया कि इस देश की जनता ही इस संविधान को सुरक्षित रखेगी, कि इस चुनाव में हारते हारते जीतने से इन्हें एहसास हुआ कि ये संविधान बदलने की बात इस देश में नहीं चलेगी। आज जनता की मांग है कि जाति जनगणना हो। सत्ता पक्ष के मेरे साथी ने इसका जिक्र किया। ये जिक्र भी आज इसलिए हो रहा है क्योंकि चुनाव में ये नतीजे आए। ये जाति जनगणना इसलिए जरूरी है ताकि हमें पता चले कि किसकी क्या स्थिति है और नीतियां उस हिसाब से बने। इनकी गंभीरता का प्रमाण ये है कि जब चुनाव में पूरे विपक्ष ने जोरदार आवाज उठाई कि ये जाति जनगणना होनी चाहिए, तो इनका जवाब देखिए। इनका जवाब भैंस भाग भैंस चुरा लेंगे, मंगलसूत्र चुरा लेंगे, इनका ये जवाब था। ये गंभीरता है इनकी जाति जनगणना पर। महोदय, हमारे संविधान ने आर्थिक न्याय की नींव डाली, किसानों, गरीबों और को जमीन बांटी, भूमि सुधार किया, जिसका नाम लेने से कभी कभी आप झिझकते हैं और कभी कभी उनका नाम धड़ाधड़ इस्तेमाल किया जाता है अपने आप को बचाने के लिए। उन्होंने HAL, BHEL, SAIL, GAIL, ONGC, NTPC, रेलवेज, IIT, IIM, ऑयल रिफाइनरीज, तमाम PSU बनाए। अध्यक्ष महोदय, उनका नाम पुस्तकों से मिटाया जा सकता है, उनका नाम आप ऊंची जात के नहीं हो, आप द्विजा नहीं हो। मैं आपका गुरु नहीं बनूंगा, यहां से तुम चले जाओ। और एकलव्य चला गया। फिर से एकलव्य ने तपस्या शुरू की।
से तपस्या शुरू की। कुछ साल बाद द्रोणाचार्य जी और पांडव उसी जंगल से निकले। एक कुत्ता भौंक रहा था, कहानी आपने सुनी है, सुना देता हूं। कुत्ता भौंक रहा था, अचानक कुत्ते की आवाज शांत हो गई। द्रोणाचार्य जी और पांडव पास गए और उन्होंने देखा कि तीरों के जाल में कुत्ता फंसा हुआ था। मुंह में तीर था एक, हाँ, मगर कुत्ता तीरों के जाल में फंसा था। एक तीर मुंह में थी, शांत था कुत्ता, मगर कुत्ते को चोट नहीं लगी। एकलव्य ने अहिंसा के साथ कुत्ते को शांत किया था। द्रोणाचार्य जी आते हैं और एकदम पूछते हैं, तुम्हें यह किसने सिखाया? एकलव्य जवाब देता है, द्रोणाचार्य जी, यह मैं सीखा हूं, मैंने तपस्या की है, घंटों मैंने प्रैक्टिस की है। आपने मुझे गुरु बनने से मना किया था, तो मैंने एक मूर्ति, मट्टी की मूर्ति सामने रखी और मैंने प्रैक्टिस की और मैं सीखा। द्रोणाचार्य जी खुश नहीं हुए। द्रोणाचार्य जी ने एकदम कहा, तुम्हें मुझे गुरु दक्षिणा देनी है। नहीं नहीं, ये आपकी स्टोरी है, ये आपकी स्टोरी है। मेरी स्टोरी है कि द्रोणाचार्य ने पूछा। तो द्रोणाचार्य जी ने, Sir, the PM will not speak. Lord want to say, if you are not giving order, Prime Minister has to speak. That's what want to. If you are not giving protection, if you are not giving protection to LOP, then Prime Minister has to speak here. I will tell you. We will be very clear. माननीय सदस्य, आपको मैंने कई बार कहा, आप धमकी शब्दों में मत बोला करिए। एक मिनट जाती। द्रोणाचार्य जी ने, कार्य मंत्री बोले कितना डिस्टर्बेंस कर रहे थे। द्रोणाचार्य जी ने कहा कि मुझे आप गुरु दक्षिणा दीजिए। मेरी स्पीच ले ली आपने। तो द्रोणाचार्य जी ने उनसे कहा कि गुरु दक्षिणा के लिए मुझे तुम्हारा हुनर, तुम्हारा भविष्य, तुम्हारा अंगूठा चाहिए। और एकलव्य ने अंगूठा काट के द्रोणाचार्य को दे दिया। यह अभय मुद्रा है। इसमें कॉन्फिडेंस, स्ट्रेंथ, निडरता कहां से आती है? हुनर से आती है, इस अंगूठे से आती है। ये लोग इसके खिलाफ हैं। जैसे द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य का अंगूठा काटा, वैसे ही आप पूरे देश का अंगूठा काटने में लगे हुए हो। आप जैसे ही एकलव्य का, जैसे द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य का अंगूठा काटा, वैसे ही आप हिंदुस्तान के युवाओं का, जैसे ही एकलव्य ने, देखो सर, जैसे एकलव्य का अंगूठा काटा गया, वैसे ही आप हिंदुस्तान के युवाओं का, सबका अंगूठा काटते हो। जब आप अदानी जी को धारावी देते हो, तो आप धारावी के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं, उनका आप अंगूठा काटते हो। जब आप हिंदुस्तान के पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स
डिफेंस इंडस्ट्री, ये सब जब आप अदानी को देते हो, हिंदुस्तान के सारे जो फेयर प्ले बिजनेसेस हैं, जो ईमानदारी से काम करते हैं, आप उन सब का अंगूठा काटते हो जब आप अदानी की मदद करते हो। कॉन्स्टिट्यूशन में लैटरल एंट्री कर आप हिंदुस्तान के युवाओं का, पिछड़ों का, गरीबों का अंगूठा काटते हो। सर, स्पीकर सर, जैसे एकलव्य ने प्रैक्टिस की थी, वैसे ही हिंदुस्तान के युवा सुबह उठकर 4 बजे उठकर अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। आपने देखा होगा, पहले हजारों युवा सुबह उठकर रनिंग करते थे, वेट ट्रेनिंग करते थे आर्मी में जाने के लिए। जब आपने अग्निवीर लागू किया तो आपने उन युवाओं की उंगली काटी। जब आप पेपर लीक कराते हो, 70 बार आपने पेपर लीक करवाया है, तब आप हिंदुस्तान के युवाओं के अंगूठा काटते हो। भारत के लोग, वी द पीपल, भारत के नागरिक, संविधान उनके लिए, उनके हितों के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनकी गरिमा के लिए है। और इसलिए संविधान भारत के कल्याणकारी राज्य के लिए हमें दिशा निर्देश देता है। और कल्याणकारी राज्य का मतलब है जहां नागरिकों को भी गरिमा प्राप्त हो, उनको गरिमामय जीवन की गारंटी मिलनी चाहिए। हमारे कांग्रेस के साथियों को एक शब्द बहुत प्रिय है, मैं आज उस शब्द का उपयोग करना चाहता हूं। और उनका सबसे प्रिय शब्द, जिसके बिना वो जी नहीं सकते, वो शब्द है जुमला। कांग्रेस के हमारे साथी, उनको दिन रात जुमला, लेकिन इस देश को पता है, हिंदुस्तान में अगर सबसे बड़ा जुमला कोई था और वो 4 पीढ़ी ने चलाया, वो जुमला था गरीबी हटाओ। ये ऐसा जुमला था, ये गरीबी हटाओ ऐसा जुमला था, उनकी राजनीति की रोटी तो सिकती थी, लेकिन गरीब का हाल ठीक नहीं होता था। आदरणीय सभापति जी, जरा कोई मुझे कहे, आजादी के इतने सालों के बाद क्या एक डिग्निटी के साथ जीने वाले परिवार को, क्या उसे टॉयलेट भी उपलब्ध नहीं होना चाहिए? क्या आपको ये काम करने की फुर्सत नहीं मिली? आज देश में टॉयलेट बनाने के अभियान को, जो गरीबों के लिए एक सपना था, उसकी डिग्निटी के लिए हमने इस काम को हाथ में लिया और हमने जी जान से उसे जुटे रहे। उसका मजाक उड़ाया गया, मुझे मालूम है, लेकिन उसके बाद भी सामान्य नागरिक के जीवन का गरिमा, ये हमारे दिल और दिमाग में होने के कारण हम डिगे नहीं, हम अड़े रहे, हम आगे बढ़ते चले गए और तब जाकर के ये सपना तो आपने देखा कि प्रियंका गांधी ने किस तरह से उदाहरणों के माध्यम से संविधान पर चर्चा भी कर डाली और पूरा सदन इमोशनल भी हो गया और यह समझाने की कोशिश की कि संविधान के अनुसार क्या होना चाहिए। वहीं राहुल गांधी ने कुछ डिफरेंट उदाहरण दिए और यह समझाने की कोशिश की कि जो हो रहा है वह संविधान के अनुसार नहीं होना चाहिए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए। यह बताया कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में क्या नहीं किया और हम अपने शासनकाल में क्या कर रहे हैं। तो आप इन तीनों वक्ताओं में से 10 में से कितने नंबर देंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए और ताजा अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।